हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आज के इस वीडियो में हम फीचर्स, प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। इस टॉपिक के मैं एमसीक्यूज एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। तकरीबन 20 एमसीक्यूज हैं इसके जो इंपॉर्टेंट है। तो इस एमसीक्यूज को देखने से पहले आप इस चैप्टर का मैंने पार्ट 1, 2 और 3 अपलोड किया हुआ है, उन पार्ट्स को जरूर देख लीजिए। मैं इन तीनों वीडियोस के लिंक इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू से। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग रेफर्स टू। ऑप्शन ए, कन्वर्जन ऑफ स्कैटर्ड इनटू यूनिफाइड होल्डिंग। ऑप्शन बी, टेक ओवर ऑफ स्मॉल होल्डिंग बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, प्रोविजन ऑफ इनपुट्स फॉर हायर आउटपुट। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अब पहले हमें देखना चाहिए कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या है। आपको मैंने कंटेंट बेस्ड वीडियोस में पढ़ाया था कि फार्मर के पास जो जमीन थी वो क्या थी, फ्रेगमेंटेड थी। एक जमीन इस तरह से, एक जमीन इस डायरेक्शन में, तो अलग अलग डायरेक्शन में क्या थी, जमीन थी फार्मर्स की। तो फार्मर पहले यहाँ पे मूव कर रहा है, फिर यहाँ पे मूव कर रहा है, फिर यहाँ पे मूव कर रहा है, फिर वापस आ रहे हैं यहाँ पे। तो उससे क्या होता था, एक तो देखो प्रोडक्शन कम होगा, इस खेत में भी थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा और प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, जो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है इनको एक ही जगह पे कर दो, ये मिला दो। एटलीस्ट इतना तो होगा कि फार्मर के पास एक ही जगह पे अपनी सारी जमीन अवेलेबल होगी, जिससे उसका टाइम वेस्टेज होगा और प्रोडक्ट टाइम वेस्टेज होगा वो कम होगा, और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ स्कैटर्ड होल्डिंग्स इनटू यूनिफाइड होल्डिंग्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज लेड टू। केमिकल फर्टिलाइजर्स ने क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए। राइज इन फैलोइंग, ऑप्शन बी फॉल इन फैलोइंग, ऑप्शन सी राइज इन ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो देखिए, राइज इन फैलोइंग तो बिल्कुल नहीं है, फॉल इन फैलोइंग भी है और राइज इन ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। अब इसका मतलब समझिए। देखिए, फैलोइंग का मतलब क्या होता है। फैलोइंग का मतलब होता है कि एग्रीकल्चरल लैंड को थोड़े टाइम के लिए फ्री छोड़ना। क्यों फ्री छोड़ना, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से रीगेन कर ले। तो आपको भी बॉडी में एनर्जी को रीगेन करने के लिए सोना पड़ता है, आराम करना पड़ता है। तो जमीन को भी अपनी फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए क्या करना पड़ता था, थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ना पड़ता था, उसको हम फैलोइंग कहते थे। बट केमिकल फर्टिलाइजर्स ने इस फैलोइंग के प्रोसेस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब केमिकल फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, तो ये डायरेक्टली यूज किया जाता है, जिससे हमारी जो सॉइल है वो एवर रेडी रहती है कोई भी कल्टीवेशन करने के लिए। तो आंसर हमारा क्या होगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, maximum size of cultivable land holdings that an individual or family can hold is called। तो एक फैमिली कितनी मैक्सिमम जो थी होल्डिंग ले सकता था, उसका आंसर होगा लैंड सीलिंग, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको एग्जांपल समझाई थी, मान लो एक फार्मर के पास 50 खेत हैं और गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपके पास सिर्फ 20 मैक्सिमम खेत होने चाहिए। तो जो 30 खेत होंगे उसको सीलिंग एक्ट के अंडर क्या किया जाएगा, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट इन फार्म्स को क्या करेगी, अपने अंडर में ले लेगी। तो सीलिंग एक्ट बना था। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, लैंड सीलिंग। बट क्या ये पॉसिबल हो पाया था, सक्सेसफुल था? आंसर इज नो, दिस वाज नॉट सक्सेसफुल, बिकॉज फार्मर्स ने भी क्या किया, जो बड़े फार्मर्स थे उन्होंने इन खेतों को अपने रिलेटिव्स के नाम करा दिया, और कंप्यूटराइज सिस्टम तो था नहीं उस टाइम पे, इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी। तो लोगों को क्या हुआ, पता नहीं था कि खेत उनके नाम पे, बट जो बड़े फार्मर्स थे उनको सब पता था। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इवेट किया। तो आंसर इसका लैंड सीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाउ यू नीड टू रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली रिगार्डिंग एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज कौन थे, जमींदार। अब आपको याद होगा पहले चैप्टर में हमने किया था ब्रिटिशर्स, जमींदार और जो फार्मर्स, एक नेक्सस बना हुआ था। तो ब्रिटिशर्स जमींदार को कहते थे फार्मर से रेंट कलेक्ट करो, तो फार्मर इनको रेंट प्रोवाइड करते थे, जमींदार फिक्स्ड रेंट इनको पे कर देते थे। अब ब्रिटिशर्स ने तो जमींदार से फिक्स रेंट लेना था। ब्रिटिशर्स ने जमींदार को एक चीज कही थी, आप फार्मर से जितना मर्जी चाहे रेंट कलेक्ट कर सकते हो। तो फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन तो लाजमी थी। तो फार्मर से बहुत ज्यादा रेंट जो थे वो कलेक्ट करते थे, और फार्मर्स की लाइफ जो थी वो लिविंग हेल बनी हुई थी। तो इसके रिगार्डिंग हमने अबॉलिशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स पढ़नी है। इट स्टॉप्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कल्टीवेटर्स बाय द जमींदार। ऑब्वियस ही बात है, अगर ये जमींदार यहाँ से निकल जाएंगे तो जो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बात सही है। एंड इट गिव्स इंसेंटिव टू द कल्टीवेटर्स टू मेक इंप्रूवमेंट्स ऑन द लैंड एज इट्स ओनर। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब जमींदार चले गए तो फार्मर अपने खेत का मालिक है, फार्मर अपने हिसाब से कुछ भी चीज कर सकता है, फार्मर को एक्स्ट्रा रेंट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगला क्वेश्चन, सो असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ assertion is the major policy initiative that is land reforms and green revolution helps India to become self-sufficient in food grain production। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बनने का जिसको कहीं क्रेडिट मिलता है लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन को, तो इस असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं क्या रीजन सही है या नहीं। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड, तो रीजन भी बिल्कुल सही है। तो अगर हम असर्शन भी सही है रीजन भी सही है, तो हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें एक चीज सही है एक चीज गलत है, तो ये सी और डी तो एज इट इज एलिमिनेट हो गए। बचे कौन से? क्या असर्शन और रीजन दोनों सही है, और क्या रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस चीज को समझते हैं। देखिए पहली बात तो सेल्फ सफिशिएंसी, इसमें सेल्फ सफिशिएंसी की बात चल रही है और इसमें बात चल रही है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। तो ऑल्दो बात एग्रीकल्चर की हो रही है, बट इसमें सेल्फ सफिशिएंसी की और इसमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की है, तो दोनों सही तो हैं, बट ये रीजन जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लैंड रिफॉर्म्स? इन चारों में से लैंड रिफॉर्म्स में क्या नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, यूज ऑफ हाई वैरायटी सीड्स। ऑप्शन नंबर बी, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। ऑप्शन नंबर सी, द चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। एंड ऑप्शन नंबर डी, लैंड सीलिंग। तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये जो HYV सीड्स थे वो किस में थे इंक्लूडेड? टेक्निकल रिफॉर्म्स में। ये बाकी तीनों किस में थे? ये लैंड रिफॉर्म्स में थे, बट ये वाला जो HYV सीड वाला था वो किस में था? टेक्निकल रिफॉर्म में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लैंड रिफॉर्म्स प्राइमरली रेफर्स टू fixing of maximum size of land which could be owned by individual. B option is change in the ownership of land holding. C option is use of new technology in agriculture. And D option is abolition of intermediaries. Answer is option number B. मेजर प्राइमरी अगर बात की जाए तो सही ठीक है, चारों के चारों सही हैं, बट प्राइमरली किस लिए था? प्राइमरली ये ओनरशिप को चेंज करने के लिए था, जो लैंड होल्डिंग्स की थी, बड़े बड़े फार्मर्स जिनके पास बहुत ज्यादा खेत थे उनसे लेके जो हमारे स्मॉल फार्मर्स थे उनको ये जो ओनरशिप है वो प्रोवाइड करने, जो एक्चुअल में खेती बाड़ी कर रहे हैं उनको ओनरशिप प्रोवाइड करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए थे। अगला क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग बेस्ड है। असर्शन देखता है बिकॉज ऑफ इंडियाज रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन द कंट्रीज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस यील्डेड इनसफिशिएंट फूड प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस थी वो कौन सी थी? वो थी सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस के बेसिस पे थी फार्मिंग। उस टाइम कमर्शियल फार्मिंग को इतने ज्यादा प्रमोशन नहीं मिला था, तो ऑब्वियस ही बात है अगर सबसिस्टेंस होगी तो लोग सिर्फ अपने लिए गुजारे के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। उसके बाद रीजन देखते हैं। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये भी बात बिल्कुल सही है, मतलब दोनों की दोनों सही है। बट यहाँ पे आप चीज देखिए, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात चल रही है और यहाँ पे सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात चल रही है, तो रीजन इस असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ओनली अ हैंडफुल ऑफ स्टेट्स बेनिफिटेड फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, देन तमिलनाडु, ये कुछ स्टेट्स थी जो बेनिफिट हुई थी, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। उसके बाद व्हीट एंड राइस फॉर द ओनली टू मेजर क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। हमने करेक्ट आंसर देखना, तो आंसर क्या होगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द कांसेप्ट ऑफ बफर स्टॉक इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग व्हिच 5 ईयर प्लान? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमारे जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है वो बफर स्टॉक के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने बताया कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमारा जो बफर स्टॉक का कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। अब बफर स्टॉक की रिक्वायरमेंट क्या होती है? बेसिकली फार्मर्स से कुछ जो व्हीट है, राइस है और 23 ऐसी क्रॉप्स हैं जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट कई बार परचेज कर लेती है और उनका स्टॉक बना के रखती है, और जब भी इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के थ्रू क्या करती है? उसको जो रिक्वायर्ड लोग हैं उनको क्या करते थे? प्रोवाइड। अब कोविड-19 के टाइम पे भी ये बफर स्टॉक ही काम आया। इतना ज्यादा बफर स्टॉक था तभी हमारे जो काफी लोग थे उनको खाना मिल सका टाइम पे। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Now, which of the following is the disadvantages of subsidies? अब subsidies हैं क्या? Subsidies हैं गवर्नमेंट की फाइनेंशियल रेजिस्टेंस, जिससे क्या होता है, रेट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं. नाउ इसके डिसएडवांटेजेस देखने हैं. इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट्स टू फार्मर, ये तो एडवांटेज हो गया. तो अगर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो ये अच्छी बात है, फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट इज इट लीड टू बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, बिल्कुल सही बात है, ये डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बिकॉज इससे सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है, एनुअल डेफिसिट है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. इट लीड्स टू वेस्टफुल कंजम्पशन, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी एक डिसएडवांटेज है, बिकॉज जब तक कहते हैं ना, जब कोई चीज हमें फ्री में मिल रही है, बहुत आसानी से मिल रही है, उसकी वैल्यू नहीं रहती, तो वो वेस्टफुल कंजम्पशन जरूर होती है. और ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूसेस गैप बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर, ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, दो ही डिसएडवांटेज है, सेकंड एंड थर्ड, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन. assertion इज सब्सिडी इज इंपॉर्टेंट फॉर एनेबलिंग अडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है, अगर सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है, नई नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी फार्मर जो है वो अडॉप्ट कर सकता है, बिकॉज उसके पास एक्स्ट्रा पैसा बचेगा. तो इसका रीजन देखते हैं, सब्सिडी लीड टू वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रीजन भी सही है, बट क्या रीजन इसको सपोर्ट कर रहा है, नो. वहां पे बात चल रही है कि इनेबलिंग इंपॉर्टेंट और न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे वेस्टफुल कंजम्पशन की बात चल रही है. अपने आप में दोनों स्टेटमेंट सही है, बट रीजन इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा. आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. कोऑपरेटिव फार्मिंग इज एन ऑटोमेटिक सोल्यूशन टू फ्रेगमेंटेशन एंड सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग होगा, सारे या कुछ मेजॉरिटी फार्मर्स क्या करेंगे, मिलके अपने जो जमीन है उनको जोड़ देंगे, कोऑपरेटिव से फार्मिंग करेंगे. अब जो फ्रेगमेंटेशन होगी, अलग अलग जगह पे जमीनें होंगी, उससे क्या मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, तो सब डिवीजन भी क्या होगी, खत्म होगी. तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल सही है. 2 देखते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी वाज टैकल्ड बाय द वे ऑफ टेक्निकल रिफॉर्म्स, बिल्कुल सही है, जो हाई वैरायटी टेक्नोलॉजी थी उसकी हेल्प से क्या किया गया, जो प्रॉब्लम थी लो प्रोडक्टिविटी की, उसको टैकल किया गया. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Assertion is following is a practice of leaving land uncultivated for some time when chemical fertilizers were not there so that land can regain its fertility, बिल्कुल सही बात है. ये मैंने आपको जो आई गेस सेकंड क्वेश्चन था उसमें भी समझाया था कि फैलोइंग क्या होता है. फैलोइंग वो एक प्रैक्टिस है जिसमें जमीन को खाली छोड़ा जाता है कुछ टाइम के लिए, ताकि जमीन अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर ले, तो ये बिल्कुल सही बात है. नाउ रीजन देखते हैं, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज एलिमिनेटेड फैलोइंग, ये भी बात बिल्कुल सही है, और ये जो रीजन है इसको बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है. तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. हु इन्वेंटेड हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, आंसर इज क्वाइट सिंपल, ऑप्शन नंबर सी, इट्स नॉर्मन बोरलॉग. सो ही वाज अ यूएस बेस्ड साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को डेवलप किया था. अगला क्वेश्चन, who is known as the father of green revolution in India? Very easy, answer is option number B, MS Swaminathan. MS Swaminathan is considered as father of green revolution in India. Next question देखते हैं. Again read the statements carefully. Statement number 1 is acreage means area under cultivation. बिल्कुल सही बात है. acreage का मतलब क्या होता है कि कितना एरिया आपके कल्टीवेशन के अंडर है. Now rise in acreage lead to shift from subsistence farming to commercial farming, ये भी बात बिल्कुल सही है. आप खुद सोचो, अगर एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज हो जाए तो फार्मर्स विल हैव मार्केटेबल, दे विल हैव मार्केटेबल सरप्लस, एंड व्हेन दे विल हैव मार्केटेबल सरप्लस they can shift from subsistence farming to commercial farming. So both the statements are true. 18th क्वेश्चन देखते हैं. अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. Following green revolution, a substantial rise in output has started generating marketable surplus. बिल्कुल बात सही है. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्योंकि प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट हुआ था, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो मार्केटेबल सरप्लस ऑटोमेटिकली हो जाएगा. उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया इन द ईयर 1961-62. नो नो नो, दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज 1965 और 66 मेजरली के अराउंड जो था वो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ था. तो हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो गलत है, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर कमर्शियल फार्मर्स. नो,
how small and marginal farmers can be the commercial farmers? No, they are not the commercial farmers, but they are the subsistence based farmer. उनका तो गुजारा बहुत मुश्किल से होता था, इतनी जमीन में कहां से गुजारा करें, तो इसका स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग साइज प्रमोट्स इक्विटी, बिल्कुल सही बात है। अगर जमीन पे ही सीलिंग लगा दो तो जो जिनके पास खेत नहीं होंगे, जिनके पास फार्म लैंड नहीं होंगे, उनको फार्म्स मिल सकते हैं, तो ये तो प्रमोट करता है। स्टेटमेंट नंबर 2 तो करेक्ट है। अगर 2 सही है 1 गलत है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ मैच द ऑब्जर्वेशन अक्रॉस कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो कॉलम 1 में लैंड रिफॉर्म्स, एचवाईवी सीड्स और सब्सिडीज दी हैं। कॉलम 2 में मनी असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कैरिड आउट बाय गवर्नमेंट एंड स्पर्ट इन द क्रॉप यील्ड। तो लैंड रिफॉर्म्स तो बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है, एचवाईवी सीड्स क्या है? स्पर्ट इन क्रॉप यील्ड, और सब्सिडी क्या है? मनी असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट। तो ये देखिए 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ एग्रीकल्चर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मैं इसी तरह आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा, आपको और एमसीक्यूज प्रोवाइड करता रहूंगा। सो प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।